हेलो गाइज। चलिए बेटा, चैप्टर नंबर 7 जिसका एक ऐसे हमारा पेंडिंग है, ऐसे 580। और ये जो चैप्टर नंबर 7 है बेटा, ये हमारे रिव्यू और कंप्लीशन के नाम से फेमस है कि हमें ऑडिट को कंप्लीट करना है और कंप्लीशन से पहले थोड़ा सा रिव्यू करके देखना है कि हम कोई कमी तो नहीं छोड़ गए, कोई गड़बड़ तो नहीं छोड़ गए। तो इसमें ऐसे 580 जो है बेटा वो कंप्लीशन के टाइम का ही है। और कंप्लीशन से पहले आप एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेटर ऑब्टेन करते हैं, किससे? मैनेजमेंट से, टीसीडब्ल्यूजी से, इसके अलावा जो भी नॉलेजेबल पर्सन है ना बेटा। अब सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में राइज होता है कि जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हम मैनेजमेंट से ऑब्टेन करते हैं, क्या ये हम एक बार ही ऑब्टेन कर सकते हैं, बार बार कर सकते हैं? कितने भी बार ऑब्टेन कर सकते हैं ना बेटा। नियर द एंड ऑफ ऑडिट, यानी कि सितंबर के मंथ या अगस्त के मंथ के अंदर तो जरूरी लेना होता है आपको। उससे पहले भी आप इसको ले सकते हैं। इससे मैनेजमेंट को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है और हम उनको एहसास बार बार करा सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है ना बेटा। अब देखो बेटा, जैसे आप मंदिर में दिया डेली जलाते हैं, ऐसे ही आप सुबह जाते ही मैनेजमेंट से WR मांग सकते हैं। हाँ भाई, याद है क्या तेरी जिम्मेदारी क्या है? बट फिर मैनेजमेंट भी काफी एजुकेटेड होती है, तो ऐसे डेली तो अच्छा नहीं लगेगा। बट आप फ्रीक्वेंट इंटरवल पे WR ऑब्टेन कर सकते हैं। पर्टिकुलरली एट द एंड ऑफ ऑडिट जरूर ऑब्टेन करना होता है। डेट क्या होती है WR की? बिफोर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट या आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट? बिफोर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, क्योंकि इसके बिना ऑडिट रिपोर्ट को बनाना अलाउड नहीं है। WR क्योंकि मैंडेटरी टू बी ऑब्टेन्ड है, तो इसलिए ऑब्वियसली ऑडिट रिपोर्ट तो इसके बाद ही बनेगी। लेकिन हमें इसको रखना है बेटा एज नियर एज पॉसिबल, बट बिफोर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। और जो WR होता है वो हम मैनेजमेंट से दो चार्ज विद गवर्नेंस हमने ऐसे 260 में सीखा था। और इसके अलावा जो नॉलेजेबल पर्संस होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जिनको स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है, उनसे ऑब्टेन कर लेते हैं ना बेटा। और जरूरी नहीं है कि पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जो WR ऑब्टेन किया तो बाकियों से भी पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे WR लेना है। आप WR किसी भी खास आइटम पर, किसी भी खास असर्शंस पर ले सकते हैं जो हमें रेलिवेंट लगे ना बेटा। किसको रेलिवेंट लगे? ऑडिटर को। तो यहाँ पर ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है ऐसे 580 के साथ साथ ना बेटा। चलिए, अच्छा, ऐसे 580 के हिसाब से ऑडिटर के 3 ऑब्जेक्टिव बनते हैं। यहाँ पर 3 लक्ष्य ऑडिटर को यहाँ पे कंप्लीट करने हैं। एक तो WR ऑब्टेन करना ही करना है ना बेटा, चाहे वो मोस्ट कह सकते हैं आप की लिस्ट रिलायबल एविडेंस क्यों ना हो ना बेटा, फिर भी हमें WR ऑब्टेन करना ही करना है। मतलब WR जो होता है उससे हम मैनेजमेंट से लिखवाते हैं कि मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझती है, मैनेजमेंट एक्नॉलेज इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मैनेजमेंट हैज फुलफिल्ड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एज टू द प्रिपरेशन and the presentation of the financial statement as per applicable financial reporting framework, and in management's opinion, as per the knowledge and the belief of management, the financial statement are presented true and fair view of the state of affairs etc. ना बेटा, तो मैनेजमेंट से जिम्मेदारी का एहसास करवा रहे हैं, मैनेजमेंट से हम लिखित में ले रहे हैं कि तुझे कोई फ्रॉड तो नहीं पता ना, जो तूने पता हो और हमें नहीं बता रखी हो, तूने सारी इंफॉर्मेशन हमें दे दी ना, तुमने कुछ भी हमसे छिपाया तो नहीं ना, तूने हमें सारा रिकॉर्ड, सारा एक्सेस दिया है ना, तो हम सारी चीजों की रिटर्न में हाँ भरवा लेंगे। तो इससे ऑब्वियसली मैनेजमेंट का जमीर जागेगा, या जमीर ना भी जागे तो भी मैनेजमेंट डरेगी बेटा अगर आप रिटर्न में उससे ये सब लिखवाएंगे तो। और मैनेजमेंट को बेटा उसकी जिम्मेदारी का एहसास कराना या उसे भविष्य की बुरी तस्वीर दिखवाना जरूरी है अगर वो फ्रॉड कर रही है या फ्रॉड को छिपा रही है तो इसलिए जरूरी है ना बेटा। तो पहला ऑब्जेक्टिव है हमें WR ऑब्टेन करना ही करना है ना बेटा, चाहे लीस्ट रिलायबल ऑडिट एविडेंस क्यों ना हो ना बेटा। और ये हमारी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि हमें WR लिए बिना ऑडिट को कंप्लीट नहीं करना। इवन साफ साफ लिखा हुआ इस ऐसे में कि अगर मैनेजमेंट WR देने से मना करे तो आपको ऐसे 705 में पहुंच के डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन मानना है। क्या मानना है? इस ऐसे में लिखा ही नहीं क्वालिफाइड एडवर्स, सीधा ही क्या लिखा हुआ है? डिस्क्लेमर। जैसे ऐसे 570 में तो सारे ऑप्शंस थे, अनमॉडिफाइड ओपिनियन, मॉडिफाइड में क्वालिफाइड एडवर्स, क्वालिफाइड डिस्क्लेमर और एडवर्स ओपिनियन। बट यहां पर बेटा कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, यहां पे सीधा ये डिस्क्लेमर मानना है अगर मैनेजमेंट WR देने से मना करे। इतनी चिढ़ क्यों, जबकि WR तो सबसे कम सबसे कमजोर ऑडिट एविडेंस में से एक है। भाई मैनेजमेंट की ड्यूटी बनती है कि ऑडिटर के साथ क्या करे? कोऑपरेट करे। अगर मैनेजमेंट कोऑपरेट नहीं करी तो बस फिर ऑडिट मत कराओ, बात खत्म है ना बेटा।
अगर आपको कोऑपरेट नहीं करना तो बात को खत्म करो आप, है ना बेटा। अब मान लो बच्चा अगर घर पे जाके पढ़ाई नहीं कर रहा तो बात खत्म कर भाई, क्लास छोड़, अपना घर पे बैठ, ऐश मार, है ना बेटा। तो ऐसे ही यहां पर भी आप सीधा सीधा कह रहे हैं कि अगर तू कोऑपरेट नहीं करेगा तो हम तेरे साथ कैसे निभाएंगे, हम तेरा साथ निभा ही नहीं सकते। अब मान लो किशन जी कहे अर्जुन को कि तीर चला और अर्जुन जी बैठ के बेटा मोबाइल में गेम खेले, डर ना बेटा, तो फिर ऐसे कैसे काम चलेगा बेटा। तो ऐसे ही बेटा जैसे टीचर स्टूडेंट से कोऑपरेशन चाहता है, यहाँ पर ऑडिटर किससे कोऑपरेशन चाहेगा, मैनेजमेंट से। नहीं कोऑपरेट करेगा तो टीचर क्या करता है बेटा, बच्चों को क्लास निकाल देता है ना, तो ऑडिटर क्या करेगा बेटा, खुद ही निकल जाएगा, डरना बेटा, और डिस्क्लेमर मार देगा, मेरे को नहीं पता इनके अकाउंट सही है या गलत है, मुझे नहीं पता इनके ट्रू एंड फेयर स्टेटस का, डरना बेटा। सेकंड ऑब्जेक्टिव है कि आपको इससे स्पॉट करना है, किसको बेटा, अदर ऑडिट फाइंडिंग्स को, अदर ऑडिट एविडेंसेस को। आपको बहुत कुछ मिला होगा आपकी ऑडिट प्रोसीजर से, जो आपने परफॉर्म की अलग अलग एसेज में, आपने बहुत सारे सबूत इकट्ठे किए। अब देखते हैं मैनेजमेंट का व्यू क्या है, क्या देखते हैं। हाँ, अब हमें लग रहा है कि एंटिटी गोइंग कंसर्न है या नहीं है। अब मैनेजमेंट से भी तो पूछे, उनसे भी तो WR लें कि एंटिटी गोइंग कंसर्न है या नहीं है। हमें लगता है कि मिस स्टेटमेंट मटेरियल है, मैनेजमेंट कह रही है इमैटेरियल, तो उसे क्या ले लेंगे अपन, WR। तो WR लेना बहुत जरूरी होता है बेटा, इसे सपोर्ट होते हैं अदर ऑडिट एविडेंस। ऐसा कई बार अदर एसेज में लिखा होता है, कहां लिखा होता है, अदर एसेज में। और कई बार ना भी लिखा होता, ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट या ऑडिटर को लगता है नेसेसरी है तो वो ऑब्टेन कर सकता है ना बेटा। तो दो आपके ऑब्जेक्टिव हो गए, तो आपको WR ऑब्टेन करना ही करना है फ्रॉम मैनेजमेंट, फ्रॉम TCWG, फ्रॉम द knowledgeable पर्सन, एज टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एज टू द कंप्लीटनेस ऑफ रिकॉर्ड एंड ट्रांजेक्शंस, है ना बेटा। सेकंड, आपको इसे स्पॉट करना है अपने अदर ऑडिट एविडेंसेस को, तो एक स्पॉटिंग का काम करेगा। जैसे इंक्वायरी अलोन इज नॉट सफिशिएंट, ऐसे WR अलोन इज नॉट सफिशिएंट। WR ऑन इट्स ओन आपको सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं देता, बट ये स्पॉटिंग बहुत अच्छी है। क्या अच्छी है, स्पॉटिंग बहुत अच्छी है। तो इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा, स्पॉटिंग के तौर पे इसको यूज करना है ना बेटा। थर्ड, रिस्पॉन्ड करना है एप्रोप्रिएटली। अगर मैनेजमेंट या TCWG WR देने से मना करे, है ना बेटा। मैनेजमेंट या जो भी आपकी TCWG है वो हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो ही हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, वो बाकी स्टाफ तो बिल्कुल ही कोऑपरेट नहीं करेगा, है ना बेटा। तो मैनेजमेंट या TCWG के भरोसे तो आप ऑडिट करने गए हैं वहां पर, है ना बेटा। अगर वो अपने साथ कोऑपरेट करने से मना कर देगा या अपना साथ नहीं देगा तो आप ऑडिट कैसे करेंगे, ऐसे तो ऑडिट होएगी ही नहीं, है ना बेटा। तो इसलिए आपको रिस्पॉन्ड करना है बेटा, या फिर खून के आंसू पी जाना है, नहीं, रिस्पॉन्ड करना है ना बेटा। डिस्कस करना है, क्या करना है, क्यों नहीं दे रहे आप WR, सारे देते हैं, क्या बात है। ये तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करोगे, हमने यही तो लिखवाया, हमने क्या स्पेशल लिखवा लिया आपसे, है ना बेटा। हमने आपसे क्या लिखवाया है, हमने आपसे लिखवाया है कि जिन स्टेटमेंट को आपने करेक्ट करने से मना कर दिया वो आपके हिसाब से इमैटेरियल, उसकी लिस्ट मांगी है हमने आपसे, और ये ऐसे 450 में लिखा हुआ है, हमारे लिए सब ऑब्टेन करना मैंडेटरी है, अदरवाइज हमें डिस्क्लेमर मारना पड़ेगा अगर आप ये लिस्ट हमें नहीं दोगे तो, है ना बेटा। ऐसे 550 किसका है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस का। तो हमने उनसे लिस्ट मांगी है बेटा रिलेटेड पार्टीज की और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की, और उन्होंने लिख के दिया है हमें कि हाँ ये हमारे रिलेटेड पार्टीज है और इस साल में हमने इनके साथ ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की है। और हमारे हिसाब से मैनेजमेंट लिख के देगी, TCWG लिख के देंगे, लिस्ट क्या है, कंप्लीट है, इसमें कुछ भी छोड़ा हमने नहीं है, कंप्लीट लिस्ट हमने दे दी है आपको। और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की जैसे अकाउंटिंग होती है, जैसे डिस्क्लोजर होता है एज पर AS नंबर 18, हमने वो सब कर दिया है। ऐसे 560 किसका होता है, ऐसी इवेंट्स जो डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात होती है बट ऑडिट रिपोर्ट की डेट से पहले होती है ना बेटा। ऐसे AS नंबर 4 है, वो भी कहता है सब्सिक्वेंट इवेंट पे मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। तो हमने कुछ स्पेशल थोड़ी मांग लिया उनसे, जो उनकी ऑलरेडी जिम्मेदारी है उन पे हम क्या मांग रहे, रिटर्न स्टेटमेंट मांग रहे हैं उनसे कि क्या आपने वो जिम्मेदारी निभा दी थी या नहीं निभा दी थी। ऐसे 540 किसका होता है, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का। तो हम उनसे पूछ रहे हैं कि तुमने एस्टिमेट्स मारे वो रीजनेबल और प्रूडेंट थे ना, तुमने मनमाने तरीके से तो नहीं मारे, तुम्हारी अंडरलाइंग अजम्पशंस जो थी वो रीजनेबल और प्रूडेंट होनी चाहिए जिस बेस पे तुमने एस्टिमेट्स मारे हैं। 240 क्या होता है, फ्रॉड। तुमने हमने डिस्क्लोज कर दिया ना सारे फ्रॉड जो तुमने डिटेक्ट किए, या सारे फ्रॉड जो तुम्हें कहीं से भी पता चले। दो यहाँ पे स्टेटमेंट आप उनसे मांगेंगे, सारे फ्रॉड जो तुम्हें पता थे और जो तुमने ढूंढे,
और दूसरे वे फ्रॉड जो तुम्हें पता थे हालांकि तुमने नहीं ढूंढे, तुम्हें सेक्रेटरी ऑडिटर ने बताया, तुम्हारे एम्प्लॉइज ने बताया, तुम्हें पता नहीं रेगुलेटर ने बताया, किसने बताया, बट जो तुम्हें पता है ना फ्रॉड, चाहे तुमने ढूंढे और चाहे तुम्हें किसी ने बताया, क्या तुमने वो हमें सारे बता दिए हैं? क्या वो तुमने हमारे सारे नॉलेज में डाल दिए हैं? क्या तुम हमारे साथ मिलके ऑर्गेनाइजेशन को स्वच्छ करना चाहते हो या नहीं करना चाहते? ना बेटा, लॉ को लेकर जिम्मेदारी तुमने निभानी होती है, तो तुमने निभाई क्या? जितने भी नॉन कंप्लायंसीज है, कोई भी आपने रिस्पेक्टिव फॉर्म नहीं भरा, आपने जैसे DPT 3 नहीं फाइल किया, एनुअल रिटर्न ऑन डिपॉजिट, तो क्या तुमने ये हमें बता दिया या नहीं बता दिया? और फाइल नहीं किया तो क्यों नहीं किया? डिस्क्लोजर दिया या नहीं दिया? है ना बेटा? तो हम जो इनसे मांग रहे हैं वो कुछ खास नहीं मांग रहे, वही मांग रहे हैं जो इनके लिए जरूरी है, बस इनको हम अपनी जिम्मेदारी का एहसास करा रहे हैं। और अगर ये हमें WR नहीं देंगे तो ये स्पष्ट इशारा है कि मैनेजमेंट ने वो काम नहीं किया जो उनको जरूरी था करना, है ना बेटा? ये स्पष्ट इशारा है बेटा। मान लो मैंने किसी बच्चे से कहा, मैं आजा कसम खा कि मैं पढ़ के आया हूं, सेल्फ स्टडी करके आया हूं, वो नहीं खा रहा, तो ये स्पष्ट ही हो गया ना कि वो नहीं करके आया, है ना बेटा? और ये एक ऐसी कसम है जो मैं अकेला नहीं खिला रहा, मान लो ये सारे खिलवाते हैं, है ना बेटा? तो फिर ये एक ऐसा WR है जो कोई भी मना नहीं कर सकता ना, क्योंकि ये मैंडेटरी हो गया। क्या हो गया? मैंडेटरी। तो अगर मैनेजमेंट मना करेगी तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? उसे पूछेंगे रीजन की क्या चेक करेंगे? वैलिडिटी, जस्टिफिकेशन, रीजनेबलनेस। हमें समझ में नहीं आया रीजन, तो हम रीइवैल्यूएट करेंगे कि क्या मैनेजमेंट ईमानदार है, क्या हम मैनेजमेंट के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। अगर हमें लगता है नहीं मैनेजमेंट ईमानदार नहीं है, उसके साथ मिलकर काम किया नहीं जा सकता, तो लीव द एंगेजमेंट, डन बेटा? और आप वहां पे ऐसे 705 के हिसाब से क्या कर दोगे बेटा? हाँ, अपना डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे दोगे कि वी आर अनेबल टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ड्यू टू नॉन कोऑपरेशन ऑफ द मैनेजमेंट एंड द TCWG, डन बेटा? वैसा मत करना आप लोग ना, कोऑपरेट करना। ऐसे बेटा एक टॉपिक है कि आपको डाउट हो गया, किसके ऊपर डाउट हो गया? मैनेजमेंट पे डाउट हो गया कि हमें WR तो दे रही है, बड़े सारे झूठे हैं, हमें मैनेजमेंट की किस पे शक हो गया है? नियत पे शक हो गया है ना बेटा? हमें मैनेजमेंट की नियत खराब लग रही है, हमें लग रहा है मैनेजमेंट अच्छी नहीं है। अगर हमारे दिमाग में शक का कीड़ा आ गया बेटा, तो हमें उस शक को क्या करना होगा? दूर। हमें उस मैटर को क्या करना पड़ेगा? रिजॉल्व। हमें उस डाउट को दूर करना पड़ेगा, अदरवाइज ऑडिट करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर आप सामने वाले पे ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे तो आप ऑडिट नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखना बेटा, बार ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है दोनों साइड से, है ना बेटा? ऑडिटर कंक्लूड करता है मैनेजमेंट बेटा कॉम्पिटेंट नहीं है, इंटीग्रिटी को फॉलो नहीं कर रही, अदर एथिकल वैल्यूज को, प्रोफेशनलिज्म वगैरह को, प्रोफेशनल ड्यू केयर, स्केप्टिसिज्म, डिलिजेंस को यानी कि फॉलो नहीं कर रही, और आपको लगता है कि मैनेजमेंट जो हमें WR दे रही है वो हमारे अदर ऑडिट एविडेंस के साथ सीधा सीधा कॉन्ट्राडिक्शन में आ रहे हैं, और हमने बार बार रिजॉल्व करके देख लिया इश्यू रिजॉल्व नहीं हो रहा, फिर भी हमें क्या मानना पड़ सकता है? डिस्क्लेमर, है ना बेटा? तो ये लास्ट के पेजेज में दिया हुआ है, यहां पर पेज नंबर 7.37 पर है बेटा ये। डाउट एज टू रिलायबिलिटी ऑफ WR। ऑडिटर को अगर चिंता है बेटा अबाउट द कॉम्पिटेंस, ऑडिटर बड़ा चिंतित है बेटा अबाउट द कॉम्पिटेंस, इंटीग्रिटी, एथिकल वैल्यू, डिलिजेंस ऑफ द मैनेजमेंट, और उसको बड़ी परेशानी हो रही है ऑडिट करते हुए, क्योंकि बिना मैनेजमेंट के कोऑपरेशन के ऑडिट नहीं हो सकती। अब देखो बेटा, ऑडिट करते टाइम हमें हजारों इंफॉर्मेशन होती है जो हमें मैनेजमेंट से मांगनी पड़ती है। बहुत सारी जगह हम क्या करते हैं बेटा? मैनेजमेंट के दिए हुए रिकॉर्ड्स पर विश्वास कर लेते हैं। तो अगर मैनेजमेंट की हमें इंटीग्रिटी पे शक है तो फिर हम ऑडिट नहीं कर सकते, फिर हमें डिस्क्लेमर मानना पड़ेगा। इन पार्टिकुलर नेक्स्ट पैराग्राफ, अगर WR वो जो दे रही है मैनेजमेंट वो इनकंसिस्टेंट है हमारे अदर ऑडिट एविडेंस से, तो हमें एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर से उस मैटर को रिजॉल्व करना होगा। और अगर वो मैटर अनरिजॉल्व रह जाए और आपको लग रहा है ये सब इस वजह से अनरिजॉल्व है क्योंकि मैनेजमेंट झूठ बोल रही है, तो आपको देखना है बेटा इसका हमारे बाकी ऑडिट प्रोसीजर्स पर, ऑडिट प्लान पे क्या इंपैक्ट आएगा। लास्ट पैराग्राफ, अगर ऑडिटर कंक्लूड कर लेता है कि WR रिलायबल नहीं है, बाकी एविडेंस तो मेरे ठीक है, मैनेजमेंट झूठ बोल रही है, तो ऑडिटर क्या लेगा बेटा? एप्रोप्रिएट एक्शन, यानी कि वो मॉडिफाई कर सकता है अपनी ओपिनियन को एज पर SS 705, और उसके लिए उसको क्या यूज करना होगा बेटा? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। नेक्स्ट पेज पे बता रखा है बेटा अगर मैनेजमेंट WR ना दे तो आपको डिस्कस करना है मैटर, रिवैल्यूएट करना है ईमानदारी ऑफ मैनेजमेंट और टेक एप्रोप्रिएट एक्शन। उसके बाद 4.15 टॉपिक में लिया हुआ है बेटा डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इन केस ऑफ द नॉन रिलायबिलिटी ऑफ WR अबाउट द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिलमेंट और द फेलियर टू प्रोवाइड सच WR। दो केस में आपको डिस्क्लेमर मारना है, या तो मैनेजमेंट बेटा WR देने से मना करे, या आपको क्या हो गया बेटा? शक, और आपका शक सही निकला, मैनेजमेंट जो है बेटा वो झूठ बोल रही थी आपके साथ, तो खुल्लम खुल्ला सफेद झूठ बोल रही थी बेटा,
तो फिर अब ऑडिट करने का कोई फायदा नहीं है, वहां से वापिस आना ही फायदेमंद होगा, है ना बेटा। जहां पर मैनेजमेंट यानी कि इतने रिस्पॉन्सिबल बंदे खुल्लम खुल्ला झूठ बोल रहे हैं, है ना बेटा। चलो 7.35 बेटा, फॉर्म ऑफ WR में आप बहुत सारे मतलब पॉइंट्स के ऊपर मैनेजमेंट से इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा इन्होंने पैराग्राफ बनाया है और उसमें आपको एक सजेशन दिया है कि अगर किसी भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में, किसी भी लॉ में ऐसा लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सारी की सारी वेरियस वेबसाइट्स पे डालनी है और ऑडिटर को उन वेबसाइट से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो वो ज्यादा रिलायबल है। क्योंकि एक तो आपको मैनेजमेंट कोई इंफॉर्मेशन देगी ना, उससे बेटर होता है कि वो मैनेजमेंट ने सेबी को बताया और सेबी ने ऑडिटर को बताया, है ना बेटा। अब मान लो सेबी का कोई रेगुलेशन है, वो कहता है मैनेजमेंट को इन सारे पॉइंट्स के ऊपर जिम्मेदारी सेबी की साइट पे डालनी है, तो आप सीधा क्या करो बेटा, सेबी की साइट से उनको एक्सट्रैक्ट कर लो, तो वो मोर रिलायबल होगा। फिर आपको WR उतना डिटेल लेने की जरूरत नहीं है ना बेटा। तो इसमें लास्ट में एक लाइन है बेटा, रेलिवेंट मैटर कवर्ड बाय सच स्टेटमेंट नीड नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द रिप्रेजेंटेशन लेटर। पेपर में इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि एज पर द रेलिवेंट लॉ मैनेजमेंट को ऑफिशियल पब्लिक स्टेटमेंट देनी थी बेटा, वेबसाइट्स पे डिस्क्लोजर देने थे सेबी वगैरह की, और मैनेजमेंट ने दे रखे हैं। अब ऑडिटर ये कंक्लूड कर रहा है क्योंकि वहां पे जो डिस्क्लोजर दे रखे हैं वो सफिशिएंट है, तो मुझे WR या तो लेने की जरूरत नहीं है, या लूंगा तो मैं उसमें मैटर क्या डलवाऊंगा, कम। तो ऑडिटर का व्यू सही है गलत है? सही है। तो ऑडिटर को लगता है सारे मैटर कवर्ड है तो WR लेने की जरूरत है, ऑडिटर को लगता है कुछ मैटर कवर्ड है तो वो मैटर पे WR में डलवाने की जरूरत नहीं है जो ऑलरेडी कवर्ड है। उसके बाद बेटा परफॉर्मा दे रखा आपको आपके WR का। तो देखो सबसे पहली बात तो लेटर हेड ऑफ एंटिटी पे लेना है। किस पे लेना है? लेटर हेड ऑफ एंटिटी। एंटिटी का प्रिंटेड लेटर हेड जिसपे एंटिटी की सारी डिटेल्स हो, और इसके ऊपर बेटा एंटिटी के मैनेजमेंट की तरफ से CFO के साइन होने चाहिए। किसके साइन होने चाहिए? CFO के। चलो बेटा, टू PJ श्रीमल्ली एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट, डियर सर, this representation letter is provided in connection with your audit of financial statement for the purpose of expressing opinion. We confirm that to the best of our knowledge and belief, having made such inquiry as were considered necessary for the purpose of appropriately informing ourselves, we confirm that. अब देखो बेटा, यहाँ पे इन्होंने एक लैंग्वेज लास्ट में यूज की ना, टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज एंड बिलीफ। ये जो लैंग्वेज होती है टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज एंड बिलीफ, जितना हमें पता है, इसके साथ हमें लिखवाना चाहिए कि हमने इंक्वायरी करके ये सब पता लगाया है। क्या करके पता लगाया? इंक्वायरी। तो मैनेजमेंट लिखना चाहती है कि जितना हमें पता है जी हमने उतना बता दिया। तो हम क्या चाहते हैं? तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए। हम क्या चाहते हैं? मैनेजमेंट कह रही देखो जी जितना पता उतना बता दिया। हम कह रहे हैं ये कोई बात थोड़ी, जितना पता उतना बता दे, तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए। तो पहले तुम इंक्वायरी करो। क्या करो? इंक्वायरी। और फिर तुम लिखो कि वी हैव प्रोवाइडेड यू ऑल द इंफॉर्मेशन, वी कंफर्म दैट ये सारी इंफॉर्मेशन जो हमने आपको दे रहे हैं वो हमें जितनी पता है सारी बता दी, और हमने इंक्वायरी करके निकाली है सारी इंफॉर्मेशन, और हम डिलिजेंट क्या थे, और हमने कोई लापरवाही नहीं की, है ना बेटा। तो यहाँ पे टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज एंड बिलीफ ऐसी वर्डिंग्स यूज करना चाह रही है मैनेजमेंट, तो हम मना नहीं कर सकते, क्योंकि पेज नंबर 31 में एक पैराग्राफ है इसके ऊपर, ये जो लास्ट सेकंड पैराग्राफ है ए और बी पॉइंट से ऊपर वाला। इन सम केसेज मैनेजमेंट मे इंक्लूड इन द WR क्वालिफाइंग लैंग्वेज, कि हम जो बता रहे हैं वो हमारी नॉलेज के हिसाब से बता रहे हैं, हमारे बिलीफ के हिसाब से बता रहे हैं। तो इट इज रीजनेबल फॉर द ऑडिटर टू एक्सेप्ट सच वर्डिंग, ऑडिटर को इन वर्डिंग्स को एक्सेप्ट करना चाहिए, है ना बेटा। लेकिन कहीं हमें ऐसा लगे कि मैनेजमेंट कल को इस चीज का नाजायज फायदा उठा सकती है कोर्ट में और कह सकती है जी हमें तो इतना ही पता था, ऑडिटर ने हमें एहसास ही नहीं कराया हमारी जिम्मेदारी का, तो इसलिए हमें देखो लास्ट की 5th लाइन में लिखा हुआ है, टू रेनफोर्स द नीड फॉर मैनेजमेंट टू मेक इन्फॉर्म्ड रिप्रेजेंटेशन। ये चीज दोबारा और अच्छे से उनके दिमाग में डालने के लिए कि मैनेजमेंट को इन्फॉर्म्ड WR देने होते हैं, मैनेजमेंट को पूरी इंक्वायरी के बाद WR देने होते हैं। ऑडिटर रिक्वेस्ट कर सकता है मैनेजमेंट को कि आप WR में ये तो लिख लो कि टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज एंड बिलीफ, साथ में ये भी लिखो कि इट हैज मेड नेसेसरी इंक्वायरी, उसने नेसेसरी इंक्वायरी करने के बाद ये WR दिया है ना बेटा। तो अगर क्वालिफाइंग लैंग्वेज मैनेजमेंट यूज करना चाहती है तो हम मना नहीं करेंगे, और मैनेजमेंट लिखना चाहती है टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज एंड बिलीफ तो मना नहीं करेंगे। बट हम उनसे क्या रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि लिख कि हमने ये जो नॉलेज और ये बिलीफ या जो ओपिनियन बनाई है वो प्रॉपर इंक्वायरी के बाद बनाई है,
और जो इंक्वायरी हमें करनी चाहिए थी वो सारी हमने कर रखी है, उसके बाद हमें ये सब पता चला है ना बेटा। अब जैसे मैनेजमेंट कहते कि जितने फ्रॉड पता है बता दिए, तो साथ में ये भी लिखवाओ कि हमने इंक्वायरी करी है, उसके बाद हमें जितने फ्रॉड पता चले वो निकाल। इससे ये होगा कि मैनेजमेंट इंक्वायरी करने के लिए मजबूर हो जाएगी, रिस्क असेसमेंट करने के लिए मजबूर हो जाएगी, है ना बेटा। क्लियर। अक्सर हमें दिक्कत क्या आती है, या तो मैनेजमेंट बेटा फ्रॉडस्टर है, या फिर 99% केसेस में क्या होता है मैनेजमेंट नेग्लिजेंट होती है और वो डेलीजेंट नहीं होती है ना बेटा। तो हमें उसको जिम्मेदारियों का एहसास कराना है ना बेटा। क्लियर। इसलिए हम WR छोटा सा लेंगे, काफी बड़ा, देखो 1.5 पेज और भर रखे हैं इन्होंने। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जिम्मेदारी हम अच्छे से समझते हैं, ये लिखवाना है मैनेजमेंट से। AFRF की जिम्मेदारी हम अच्छे से समझते हैं, ये लिखवाना है मैनेजमेंट से। अकाउंटिंग एस्टिमेट आपके रीजनेबल और प्रूडेंट होने चाहिए, ये समझते हैं हम। मैनेजमेंट समझती है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग और डिस्क्लोजर करना होता है हमें एज पर AFRF, तो वो हमने किया है। और हम समझते हैं कि सबसीक्वेंट इवेंट जिनका एडजस्टमेंट या डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड था उनको हमें एडजस्ट या डिस्क्लोज करना होता है, और हमने वो किया भी है। हैव बीन एडजस्टेड, हैव बीन डिस्क्लोज्ड। अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट हमारी राय में इमेटिल है, और ये रही लिस्ट। हमने सारी इंफॉर्मेशन दी है, जो जो रेलिवेंट थी सारे रिकॉर्ड दिए। जो ऑडिटर ने हमसे एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगी थी वो भी हमने दी है। हमने ऑडिटर को क्या दिया बेटा, कौन सा एक्सेस, अनफेटर्ड एक्सेस, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, ये सारा का सारा प्री कंडीशन था। क्या था बेटा, ये आपका ऐसे 210 में था बेटा। और ऑडिट एंगेजमेंट लेटर से शुरू होता है ये। इसकी शुरुआत में लिखा होता है कि एज पर ऑडिट एंगेजमेंट लेटर जो जो हमने जिम्मेदारियों की हाँ भरी थी वो सारी हमने डिस्चार्ज कर दी है ना बेटा। तो ये ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में से शुरू होता है कि ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में हमने हाँ भरी थी, हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, वो सब हमने कर दिया है, कर दिया है, कर दिया है, और कर दिया है, और कर दिया है ना बेटा। हमने वादा किया था हम एक्सेस देंगे, दिया। हमने वादा किया था एडिशनल इंफॉर्मेशन देंगे, हमने दी। हमने वादा किया था अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देंगे, हमने दिया। हमने वादा किया था सारी ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड होनी चाहिए वो जरूर जरूर रिकॉर्ड करेंगे। कंप्लीटनेस असर्शन का वादा किया था वो हमने पूरा किया है। हमने वादा किया था रिस्क असेसमेंट करेंगे और उसका रिजल्ट आपको डिस्क्लोज करेंगे, हमने वो वादा पूरा किया है। हमने वादा किया था जितने भी फ्रॉड हमें पता होंगे, हमने ढूंढे होंगे, जरूर आपको बताएंगे, चाहे वो हमारे मैनेजमेंट शामिल थी, चाहे उसमें एम्प्लॉयज शामिल थे जिनका इंटरनल कंट्रोल पे अच्छा खाता रुतबा था, और चाहे अदर्स इन्वॉल्व थे, वो सब हम आपको बताएंगे और हमने आपको बता दिए हैं। हमें इसके अलावा भी जो फ्रॉड कहीं और से पता चलेंगे, रेगुलेटर से, अदर से, एनालिस्ट से, फॉर्मर एम्प्लॉय से, वो भी हम आपको सारे बता चुके हैं। हमें जितने भी नॉन कंप्लायंसेज पता है, सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंसेज है, वो सब हमने आपको बता दिए हैं, और उसका इफेक्ट भी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज कर दिया है। इस तरीके से बेटा आप जब WR लेंगे तो मैनेजमेंट को क्या एहसास होगा कि उसे करना क्या है। कई बार क्या होता है कि नए नए लड़के बेटा MD बन जाते हैं, MBA होते हैं, या कई बार क्या होता है व्यापारी का पहले बिजनेस छोटा होता है फिर बाद में बड़ा हो जाता है, तो उसको पता ही नहीं होता कि उसे करना क्या है। इस WR से उसको पता चलेगा कि उसे करना क्या है, उसकी जिम्मेदारियां पता चलेगी, है ना बेटा। तो इसलिए WR बहुत ज्यादा बेनिफिशियल माना जाता है। क्या माना जाता है, इससे मैनेजमेंट को उसकी जिम्मेदारी का एहसास होता है, और ऑडिटर को भी पता चलता है कि मैनेजमेंट की नीयत अच्छी है या बुरी, क्योंकि पूरी ऑडिट उसी के बेसिस पे चलेगी कि मैनेजमेंट की नीयत अच्छी है तो हमारा ऑडिट करने का तरीका बदल जाएगा, मैनेजमेंट की नीयत खराब है तो हमारा ऑडिट करने का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा, है ना बेटा। क्लियर। अब मान लो मेरा बिहेवियर आपके साथ हो, किस पे डिपेंड करता है, आपकी नीयत के ऊपर। आप मेरे को लगता है घर से पढ़ने की नीयत रखते हो तो मेरा बिहेवियर आपके साथ ऑटोमेटिक कुछ अच्छा हो जाएगा। और अब मेरे को ऐसा शक हो गया और मेरे को विश्वास हो गया कि आप घर से पढ़ के नहीं आते, तो मेरा बिहेवियर ऑटोमेटिकली चेंज होएगा ही होएगा, चाहे थोड़ा चेंज हो, मैं कितना भी कंट्रोल क्यों ना करूं, है ना बेटा। देखो बेटा 7.34 में देखो बेटा WR अबाउट स्पेसिफिक असर्शन। ये टॉपिक बेटा 7.33 पर भी है, अदर WRs के नाम से, है ना बेटा। और स्पेसिफिक असर्शन पे WR लेना अलाउड है या नहीं। कई बार तो खुद अदर एसेज बोलते हैं, कौन बोलते हैं, कि लो स्पेसिफिक असर्शन पे, और कई बार ऑडिटर को खुद लगता है, क्या लगता है, खुद लगता है कि भाई जरूरी है। अब इसमें एक पॉइंट है जो 7.34 पर है, मैनेजमेंट की इंटेंशन को हम असेस करना चाह रहे हैं कि मैनेजमेंट की नीयत कैसी है, तो उसके अंदर कौन से फैक्टर बड़े रेलिवेंट होंगे, है ना बेटा। अब हमें लगता है कि किसी आइटम के अंदर मैनेजमेंट, किसी एस्टिमेट के अंदर मैनेजमेंट गड़बड़ कर सकती है, तो वो हमें ऐसा क्यों लगेगा। नंबर 1 पास्ट हिस्ट्री, किससे पता चलेगा, जैसे कि इन्होंने पीछे भी बेटा क्या किया, हमसे कहा कि हम तो इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए लेके बैठे, किसके लिए लेके बैठे, बाद में इन्होंने विद इन 1 ईयर बेच दी, है ना बेटा। और ऐसा एक बार हुआ है, कई बार हो चुका है।
तो अब हमें पास्ट हिस्ट्री से पता चल चुका है कि मैनेजमेंट की बातों पे हम विश्वास नहीं कर सकते ना बेटा। तो पास्ट हिस्ट्री से हमें मैनेजमेंट की नीयत पता चलेगी कि पास्ट में जो उन्होंने WR दिए थे वो कितने सही साबित हुए। जैसे आप देखते हैं ना बेटा, सरकार ने पास्ट में जो वादे किए थे वो कितने पूरे हुए। ऐसे मैनेजमेंट ने पिछली बार ऑडिट के एंड में जो WR दिए थे उनको देखे तो सही वो सब सही हुआ या गलत हुआ। जो उन्होंने प्रोविजंस मारे थे, एस्टिमेट्स मारे थे, देख के तो सही वो कितना डेविएट कर रहे थे। तो एक तो मैनेजमेंट की नीयत का पता किससे चलेगा बेटा, पास्ट हिस्ट्री से। दूसरा, फिर मैनेजमेंट अगर कुछ गलत करेगी तो उसके पीछे क्या होंगे, कुछ रीजंस होंगे। जैसे मैनेजमेंट क्या कर रही है बेटा, जानबूझ के अगर कुछ गलत कर रही है तो ऑब्वियसली वो कोई फ्रॉड करना चाह रही होगी या किसी फ्रॉड को छिपाना चाह रही होगी। तो हमें दूसरा चीज क्या चेक करना है, रीजन। तो मैनेजमेंट की इंटेंशन कि हम जजमेंट्स गलत मार दें वो किससे पता चलेगी, नंबर 1 पास्ट हिस्ट्री से, क्या ऐसा मैनेजमेंट करती रही है। दूसरा, रीजन, मैनेजमेंट ऐसा क्यों करेगी। तीसरा, क्या मैनेजमेंट के पास एबिलिटी है ये सब करने की, क्या मैनेजमेंट इतनी डोमिनेंट है। और फोर्थ, इनकंसिस्टेंसी, क्या ये हमारे अदर ऑडिट एविडेंस के साथ इनकंसिस्टेंट हो रहे हैं क्या। अगर ये 4 फैक्टर्स को अगर हम कंसीडर कर लें बेटा, नंबर 1 पास्ट हिस्ट्री, तो इससे मैनेजमेंट की इंटेंशन काफी पता चल जाएगी। दूसरा, रीजन, मैनेजमेंट आखिर गलत करेगी तो क्यों करेगी, क्यों ढूंढना बहुत जरूरी है ना बेटा। थर्ड, क्या मैनेजमेंट के पास इंटरनल कंट्रोल को ओवरराइड करने की या फिर जजमेंट्स की वजह से मनमानी करने की पावर है भी या नहीं है। और फोर्थ, क्या हमारे अदर ऑडिट एविडेंस और ये WR इनकंसिस्टेंट तो नहीं हो रहे। अगर ये इनकंसिस्टेंट हो रहे हैं तो मैनेजमेंट की खराब नीयत की तरफ ये इशारा कर सकते हैं। ये तो क्या बेटा मैनेजमेंट की नीयत के बारे में, किसके बारे में, मैनेजमेंट की नीयत के बारे में। और भी स्पेसिफिक असर्शंस के ऊपर अगर आपको WR की जरूरत है, आपकी प्रोफेशनल जजमेंट कहती है तो आप ले सकते हो, नहीं ले सकते, ले सकते हैं। तो इसमें सेकंड पैराग्राफ की 3rd लाइन याद रखनी है बेटा आपको। ऐसा करने का पर्पज क्या होता है बेटा, स्पॉटिंग। इससे आपको क्या फायदा होगा, इससे स्पॉट मिलेगा आपको। देखो इसमें भी लिखा हुआ है ना, हम अदर ऑडिट एविडेंसेस को स्पॉट करने के लिए ऐसा करते हैं। कई बार तो ऐसा ऐसे में लिखा होता है और कई बार ऑडिटर खुद ऐसा लिखता है। सेम बात मैंने यहाँ कही कि कई बार तो अदर एसेज में लिखा होता है और कई बार ऑडिटर को खुद ऐसा लगता है, इसलिए वो अदर WR भी ऑब्टेन कर सकता है, खासतौर पर किस पे, स्पेसिफिक असर्शंस के ऊपर, स्पेसिफिक आइटम्स के ऊपर, स्पेसिफिक असर्शंस लाइक कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन, इन सब के ऊपर भी ऑब्टेन कर सकता है। एक आइटम में भी बहुत सारे असर्शंस होते हैं ना बेटा। अब जैसे आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर डाउट है कि इनका इन्वेस्टमेंट करंट है या नॉन करंट, क्योंकि वो मैनेजमेंट की इंटेंशन पर डिपेंड करता है। मैनेजमेंट ने कोई इन्वेस्टमेंट खरीद लिया, वो होल्ड करेगी लेस देन 1 ईयर या मोर देन 1 ईयर, तो कौन बता सकती है, मैनेजमेंट ही। अब मैनेजमेंट कह रही नहीं जी हम तो 1 साल से कम रखेंगे, तो फिर हमें देखना होगा पास्ट में जब इन्होंने बोला तो वो वादा पूरा किया था या नहीं किया था, या अपनी ये इंटेंशन जो दिखाते हैं बाद में कुछ और कर जाते हैं, है ना बेटा। तो आपको चेक करना पड़ेगा, है ना बेटा। उसके पीछे के रीजन भी ढूंढने पड़ेंगे कि मैनेजमेंट ने ऐसा क्यों किया, है ना बेटा। डेट एंड पीरियड कवर्ड बाय WR से बेटा आप पीरियड कवर करते हैं वो सारा, कौन सा, सारा पीरियड जो कि कवर हो रहा है ऑडिट रिपोर्ट में। मान लो ऑडिट रिपोर्ट में 5 साल कवर हो गए तो WR भी 5 साल का। मान लो ऑडिट रिपोर्ट में करंट ईयर के साथ साथ प्रीवियस ईयर का डाटा भी ऑडिट किया जा रहा है, जैसे ऐसे 710 में था, किसमें था, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन वगैरह में, कंपैरेटिव अप्रोच में। तो फिर आपको सारे पीरियड्स का WR लेना है ना बेटा। तो आपको सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर, बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, फुटनोट्स, सभी बुक्स रिकॉर्ड्स पर और सारे पीरियड्स पे WR लेना है। किससे लेना है, नॉलेजेबल पर्सन से। और अगर नई मैनेजमेंट आई है, क्या ये ड्यूरिंग द ईयर मैनेजमेंट चेंज हो गया, ड्यूरिंग द ईयर CFO चेंज हो गया, ड्यूरिंग द ईयर CEO चेंज हो गया, ड्यूरिंग द ईयर CS चेंज हो गया, या पिछले साल CS कोई और थे, नए साल में कोई और है, पिछले साल TCWG कोई और थे, इस साल कोई और है, तो हम तो पिछले साल का भी नए वालों से लेंगे। नए वाले कहते हैं हमें नहीं पता पिछले साल का, तो हमने कहा भाई फिर तुम इंचार्ज कैसे बन गए। इंचार्ज का मतलब होता है जो आज तक की सारी जिम्मेदारी है। इंचार्ज का मतलब होता है जो ये नहीं कहेगा मैं आज से जिम्मेदार हूं। इंचार्ज का मतलब होता है कि मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तो सारी चेक करूंगा, चाहे मैं पास्ट के कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए लायबल नहीं हूं कि वो गलत थे या सही थे, डिसीजन सही थे या गलत थे, लेकिन रिकॉर्ड्स तो आपको सारे संभालने पड़ेंगे। अब कोई ब्रांच मैनेजर आ गया बैंक में तो वो ये कहेगा कि भी मैं पुराने रिकॉर्ड नहीं संभालता, या उसे सारे संभालने पड़ेंगे, सारे संभालने पड़ेंगे। स्कूल में प्रिंसिपल आ गया, वो ये कहेगा मैं पुराने रिकॉर्ड चला दो सारे, मैं नहीं संभालता, तो संभालने तो आपको सारे पड़ेंगे ना बेटा। तो आपको ध्यान रखना है बेटा, नई मैनेजमेंट से भी आपको क्या कवर करवाना है, सारे पीरियड। और मैनेजमेंट मना करे तो कोई ना हम डिस्क्लेमर मार देते हैं, है ना बेटा, टिक जाएगी बेटा मैनेजमेंट ना बोल। चले बेटा पेज नंबर 7.32 और 7.33, उसके बाद ये ऐसे लगभग कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहला टॉपिक तो बेटा अदर WR ही हमारा चल रहा था, स्पेसिफिक असर्शंस की बात कर रहे थे हम।
तो वे कौन सी असर्शंस हैं जो खास तौर पे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी गई है, जहां पे आपको WR लेना चाहिए, है ना बेटा। अब देखो बेटा, कंटिंजेंट लायबिलिटी, कौन सी लायबिलिटी? क्योंकि इसमें शक ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है, तो इस पे आपको क्या लेना चाहिए? WR। और एक एक्चुअल लायबिलिटी, एक प्रोविजंस, कंटिंजेंट लायबिलिटी, इन तीनों में डिफरेंस करना कई बार मुश्किल हो जाता है ऑडिटर के लिए, क्योंकि अनसर्टेनिटी है। क्या है? मैनेजमेंट कह रही है आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, मैनेजमेंट कह रही है प्रोविजन, मैनेजमेंट कह रही है कंटिंजेंट लायबिलिटी। अब हम इससे WR चाहेंगे कि लिख के दे दे कि ये आउटस्टैंडिंग है, ये प्रोविजन है और ये कंटिंजेंट है, क्योंकि तीनों में हल्का हल्का ही डिफरेंस है ना बेटा। ये तो मैनेजमेंट की जजमेंट पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? जजमेंट के ऊपर, और मैनेजमेंट की असेसमेंट पे बहुत ज्यादा, और मैनेजमेंट की अंडरस्टैंडिंग पे बहुत ज्यादा। हमें इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती, क्योंकि हम बाहरी हैं ना बेटा। हम क्या है बेटा? बाहरी हैं, हम एक्सटर्नल ऑडिटर हैं, तो हम मैनेजमेंट पे डिपेंडेंट है इस चीज के लिए, तो हम उनसे क्या मांग सकते हैं? स्पेसिफिक WR, है ना बेटा। तो एक तो बेटा कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी पे मांग सकते हैं हम, एक लायबिलिटीज बोथ एक्चुअल एंड कंटिंजेंट पे मांग सकते हैं हम, एक एसेट पे आपने चार्ज क्रिएट कर रखा है, उसको इनकम्बरेंस कर रखा है, प्लेज कर रखा है, मॉर्टगेज क्रिएट कर रखा है। ये बातें हो सकता है मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडिक्वेट डिस्क्लोज करना भूल गई हो, तो इसलिए हम उसको जिम्मेदारी का एहसास दिलाएंगे और उनसे स्पेसिफिक WR मांगेंगे। किसके ऊपर बेटा? चार्ज ऑन एसेट्स के ऊपर। टाइटल और कंट्रोल ओवर एसेट, लिएंस, इनकम्बरेंसीज, एसेट प्लेज्ड एज कोलैटरल, और एक लॉ के ऊपर मांगेंगे। किस पे मांगेंगे बेटा? लॉ के ऊपर। तो 4 पॉइंट है जिनके ऊपर आपको स्पेसिफिक WR जरूर मांगना चाहिए, है ना बेटा। कौन कौन से होंगे बेटा? एक तो कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, दूसरा एक्चुअल एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी, एक चार्ज ओवर द एसेट्स और एक लॉ। इससे ऊपर भी एक पॉइंट है, अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटर है। अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग एस्टिमेट, इस पे भी स्पेसिफिक WR आपको लेना चाहिए मैनेजमेंट से, है ना बेटा, एंड अदर नॉलेजेबल पर्सन से। इससे फायदा क्या होगा बेटा? इसे स्पॉट, आपने जो बाकी सबूत इकट्ठे किए हैं, बाकी काम किया है, उसको स्पॉट मिलेगा कि क्या हमारा जो व्यू है मैनेजमेंट का भी। अब देखो बेटा, अपा एक बात को अच्छे से समझते हैं कि अच्छी ऑडिट या अच्छे अकाउंट्स तभी होंगे जब ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर और इंटरनल ऑडिटर, TCWG और मैनेजमेंट, ये चारों पिलर इकट्ठे होकर काम करेंगे, है ना बेटा। तो जब तक एक्सटर्नल ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर, TCWG और मैनेजमेंट मिलके काम नहीं करेंगे, तब तक अच्छे से ऑडिट भी नहीं हो सकते और अच्छे से अकाउंट्स भी बनाए नहीं जा सकते। तो इसलिए हम उनसे WR मांगेंगे और उससे उनको जिम्मेदारी का एहसास भी होगा कि ये पॉइंट लेस क्रूशियल है, मोर क्रूशियल। पेज नंबर 32 पे बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, व्हाई WR, है ना बेटा, कि हमें WR क्यों चाहिए, है ना बेटा। WR इसलिए चाहिए क्योंकि ऑडिटर अकेले अपने दम पर ये नहीं कह सकता कि मैंने अकाउंट से सारी गलतियां ढूंढ ली। ऑडिटर को इतना घमंड नहीं होना चाहिए खुद के ऊपर कि मैंने अपने दम पे सब कुछ किया है ना बेटा। जैसे टीचर बोल सकता है क्या कि मेरे दम पे रैंक आई है? नहीं ना, टीचर प्लस स्टूडेंट दोनों की बेटा टीम वर्क से रैंक आती है ना बेटा। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि ऑडिटर को ऐसे कंक्लूड नहीं करना चाहिए कि भी मैंने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए, मेरे पास सफिशिएंट एविडेंस है, मुझे सारी फ्रॉड्स का पता है, मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन है, मुझे पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको किससे कम्युनिकेट करना चाहिए? मैनेजमेंट से। किससे कम्युनिकेट करना चाहिए? TCWG और अदर नॉलेजेबल पर्सन से। उनसे कंफर्म करना चाहिए कि क्या मेरा व्यू सही है या मेरा व्यू गलत है ना बेटा। मोस्टली केसेज में वो आपका कोऑपरेशन ही करते हैं बेटा और आपको हेल्प करते हैं ऑडिट में, है ना बेटा। तो आपको उन पे भरोसा रखना चाहिए, है ना बेटा। ऐसे 260 क्या कहता है? कम्युनिकेट करो। 450 क्या कहता है? कम्युनिकेट करो। 265 क्या कहता है? कम्युनिकेट करो, है ना बेटा। तो ये उसी चैप्टर का तो है ना बेटा। तो आपको कम्युनिकेट जरूर से जरूर करना चाहिए और अपने आप अनुमान नहीं लगाना चाहिए कि मैनेजमेंट माइट हैव प्रोवाइडेड मी, शायद दे दी होगी मैनेजमेंट ने, अरे दे ही दी होगी, खुद ही बता देती मैनेजमेंट। ऐसे नहीं सोचना चाहिए, है ना बेटा। मैनेजमेंट ने आपको इंफॉर्मेशन सारी दे दी, मैनेजमेंट ने सारे फ्रॉड बता दिए, ये बात आपको उनसे एज्यूम करके चलना है, लिखवाना है, लिखवाना है ना बेटा। अदरवाइज ऑडिटर बहुत बड़ी गलती कर रहा है ना बेटा। वैसे ऑडिटर के पास टाइम क्या था और चेकिंग कैसे की थी? टैक्स है, किसी जगह मंडा तेरे को, है ना बेटा। क्लियर? तो इसमें देखो बेटा वाई वाले में सेकंड पैराग्राफ, फॉर एग्जांपल ऑडिटर कुड नॉट कंक्लूड, ऑडिटर कंक्लूड कर ही नहीं सकता that the management has provided auditor with all the relevant information as per audit engagement letter without asking from the management कि उसने ऐसा कर दिया या नहीं किया। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जिसमें हम मैनेजमेंट से WR चाह रहे हैं बेटा, एक्नॉलेजमेंट चाह रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग चाह रहे हैं कि क्या मैनेजमेंट को अपनी जिम्मेदारियों का पता है, उसने उनको डिस्चार्ज किया है क्या,
ये बहुत जरूरी होता है बेटा। ऑडिटर बेटा इसलिए भी ये सब करता है कई बार, और रिकन्फर्म भी करता है, मतलब 2-2 बार 3-3 बार भी WR लेता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। क्या हो जाती है? तो मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना चाहिए बेटा, WR को रिपीटेडली लेते रहना चाहिए। कई बार क्या होता है, वो लोग बदल गए जिन लोगों से हमने WR लिया है, या WR हमने बहुत पहले लिया था, 6 महीने पहले, 8 महीने पहले, तो हमारा मन कर रहा है दोबारा WR लेने का, इसलिए भी हमें WR ले लेना चाहिए, है ना बेटा। और कई बार हालात चेंज हो गए, एएस चेंज हो गया, लॉ चेंज हो गया, नेचर ऑफ बिजनेस चेंज हो गया, जिनकी वजह से ऑडिट एंगेजमेंट लेटर को क्या करना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है। वही सर्कमस्टांस में WR भी तो दोबारा आपको ऑब्टेन करने के लिए कहेगी। तो कहां और क्यों आपको WR लेना जरूरी हो जाता है? जहां पर मैनेजमेंट चेंज हो गई, जहां पर बाकी सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गई, जहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग थी, या फिर आपने एंगेजमेंट लेटर लिया था वो बहुत टाइम पहले लिया था। अब जैसे क्या होता है, प्रोप्राइटर की ऑडिट में तो आप 3 दिन पहले तो एंगेजमेंट लेटर लेते हैं, 4 दिन में ऑडिट खत्म कर देते हैं, तो वहां पे गैप नहीं आता। कंपनी ऑडिट में गैप बहुत ज्यादा आ जाता है, 6-8 महीने का। ऑडिट एंगेजमेंट लेटर तो अगस्त में लिया होता है पिछली बार का, और अब आप ऑडिट कर रहे हो तो अगला अगस्त आने वाला है, तो इसलिए आपको WR नहीं लेना चाहिए, जरूर लेना चाहिए। 1 साल बहुत लंबा होता है, 6 महीने भी बहुत लंबे होते हैं, 3 महीने भी बहुत लंबे होते हैं, तो WR आपको एक बार लेना चाहिए, बार-बार लेना चाहिए, बार-बार लेना चाहिए, है ना बेटा। यही सही प्रोसीजर है, यही तरीका है बेटा ऑडिट करने का, है ना बेटा। कैसे डिस्क्राइब करें मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को WR में? एक छोटा सा टॉपिक है ना बॉटम में, कैसे डिस्क्राइब करें, क्या मैटर लिखें, क्या कंटेंट लिखें, तो वही सेम लिखना है जो ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में था। क्या लिखा हुआ इन्होंने? सेम मैनर जो किसमें था, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में था। पेज नंबर 33 के बॉटम में भी एक छोटा पैराग्राफ है कि हमें मैनेजमेंट से डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल पे भी WR लेना चाहिए। किस पे लेना चाहिए? डेफिशिएंसी इन द इंटरनल कंट्रोल। एज पर ऐसे 265 हम ढूंढ लेते हैं जो डेफिशिएंसी वो बता देते हैं। हम उनसे भी तो पूछे, तुम्हें भी कुछ पता है क्या? तुम्हें तुम्हारे कंट्रोल की कमियां पता है? हमने ढूंढे, तुम्हें भी तो मिली होगी, तुम भी तो हमें बताओ, हम ही बताते जाएं सारा उनको, वो कुछ ना बताएं हमें, फिर ऐसे कैसे कॉपरेशन होएगा, है ना बेटा। मान लो मैं ही पढ़ाया जाऊं तुम्हें, तुम घर से कुछ ना करके आओ, ऐसे कैसे काम चलेगा, है ना बेटा। पेज नंबर 31 में 3 टाइप के एक्सपर्ट्स का जिक्र किया गया जिनको स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, उनसे WR ले सकते हैं, और ये बताता है कि मैनेजमेंट और TCWG के अलावा और लोग भी नॉलेजेबल होते हैं, है ना बेटा। जैसे इसने बोला बेटा एक्चुअरी, किसका नाम लिया? बहुत सारे ऐसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है जो हमें एक्चुअरी से कराने पड़ते हैं, बहुत सारे ऐसे मेजरमेंट्स है जो हमें एक्चुअरी से कराने पड़ते हैं, तो वहां पे हम WR किससे ऑब्टेन कर सकते हैं? एक्चुअरी से, है ना बेटा, अपॉइंटेड बाय द कंपनी। ऐसे बेटा बहुत सारे इंजीनियर्स होते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग का है, कोई पॉल्यूशन डिपार्टमेंट को लेकर ज्यादा सजग है, किसी की इलेक्ट्रॉनिक्स की डिग्री है, उनसे भी आप उनके रिस्पेक्टिव फील्ड में क्या मांग सकते हैं? WR, जहां पर हमारी नॉलेज क्या है बेटा? वीक है ना बेटा। और इंटरनल लीगल काउंसिल, इससे हम क्या पता कर सकते हैं बेटा? लिटिगेशन एंड क्लेम्स का। कुल मिला के अगर आप WR ऑब्टेन करोगे तो आपको बहुत फायदा होगा, बट ध्यान रखना बेटा, WR इज इक्वल टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होता, WR इज अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या है? WR में हम क्या करते हैं? मैनेजमेंट से रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखवाते हैं, किस चीज के ऊपर? ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बट WR में फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड नहीं होती, WR के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अटैच नहीं होती। क्यों अटैच नहीं होती फाइनेंशियल स्टेटमेंट? वो तो हमें बहुत पहले दे चुका, और अब तो हम ऑडिट के लास्ट में ले रहे हैं, और वैसे भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर WR लिया जाता है, ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एज ए WR लिया जाता है ना बेटा। तो ये आपकी स्टार्टिंग के बिल्कुल पैराग्राफ में था, पेज नंबर 28 के अंदर था बेटा ये। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इज अ रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्या होती है बेटा? हम उसको रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वहां से हमें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेटर या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन स्टेटमेंट मिल जाती है। प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट टू ऑडिटर to confirm certain aspects, certain matters, to support other audit evidences. Written representation do not include financial statements and other records. और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के बहुत फायदे हैं, और इसलिए हमें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जरूर ऑब्टेन करना चाहिए, ऐसा पेज नंबर 7.29 पे लिखा हुआ है। ऑडिट एविडेंस में हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है बेटा, और इंक्वायरी के रिस्पांस की तरह WR भी बहुत जल्दी और बहुत बढ़िया आपको सबूत दे सकता है, बट ये अकेला काफी नहीं है, ये सपोर्ट करता है बेटा अदर ऑडिट एविडेंसेज को, बट ये अलोन सफिशिएंट नहीं है। इतना काम आपको करना है बेटा, ये आपका SA 580 कंप्लीट होता है। थैंक यू।